हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे हैं। आई एम गौरव, वेलकम टू माय चैनल जीके स्पोर्ट। आज की हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है वायुमंडल। तो वायुमंडल की ऑलरेडी हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने बात की थी हमारे एटमॉस्फेयर की वो सारी गैसें जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर। उनकी हमने क्वांटिटी देखी थी कि वो हमारे वायुमंडल में कितने कितने क्वांटिटी में है, और उनके हमने देखे थे एडवांटेज, है ना। एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी हमने दोनों की बात की थी। तो प्रीवियस क्लास आपकी ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में आज जो हमारी क्लास है वो हमारी रहेगी एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर को हमने अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। टोटल 5 लेयर्स हैं, इन्हीं के बारे में आज हमने बात करनी है। ये जो क्लास है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी रेलवे पुलिस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सभी स्टेट एग्जाम्स, इसके साथ साथ नेवी, एयरफोर्स एंड अग्निवीर, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को, जिसका नाम है वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल की परतें मेजर तरीके से हमने 5 लेयर्स में डिवाइड कर रखी हैं। तो वो 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक बार जल्दी से देख लीजिएगा। ये है आपकी अर्थ। ओके, ये है आपकी अर्थ, और इस अर्थ के ऊपर आप 5 लेयर देख पा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन्हीं 5 लेयर्स की आज हमने बात करनी है। इनके नाम क्या है, ये कितनी कितनी मोटाई तक फैली हुई हैं, इसके साथ साथ हमने देखना है इनके अंदर की कुछ खास बातें। कुछ अलग अलग हैं इसके अंदर, इसीलिए इनको 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली जो आपकी लेयर है उसका नाम है शोभमंडल ट्रोपोस्फेयर। शोभमंडल ट्रोपोस्फेयर। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत, या फिर पृथ्वी के सबसे पास की जो परत है वायुमंडल की, उसका नाम है शोभमंडल या ट्रोपोस्फेयर। बात करते हैं इसकी मोटाई की, इसकी ऊंचाई की। तो ये 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अब ये 8 और 18 कैसे, देखिए। सपोज ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। अभी हमें पता है कि पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, यानी कि बर्फ जमी रहती है, इतना कम टेम्परेचर है। और हमारा जो भूमध्य के आसपास का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के ऊपर हमेशा गर्मी बनी रहती है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जहां पे टेम्परेचर कम होगा, वहां पे एटमोस्फेयर का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा हो जाएगा, और जहां पे टेम्परेचर अधिक होगा वहां पे एटमोस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जिसकी वजह से होगा क्या, कि हमारा जो शोभ मंडल है वो ध्रुवों पे नीचा रह जाएगा, और जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है वहां पे अधिक दूरी तक फैल जाएगा। रीजन क्या है? प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से जो गैसें हैं वो कंसाइज हो गई हैं ध्रुवों के आसपास में। जो शोभ मंडल है वो कंसाइज हो गया है, और यहाँ पे क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी की वजह से जो प्रेशर है वो कम हो गया, जिसकी वजह से जो गैसें हैं वो दूर तक फैल गई हैं। और वो कितनी दूरी तक? 18 किलोमीटर तक। तो ध्रुवों पे हमारा जो शोभ मंडल है वो 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला है, जबकि यही शोभ मंडल हमारा जब हम ध्रुवीय क्षेत्रों के मतलब जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के पास में आएंगे, वैसे वैसे ये एक्सटेंड होता चला जाएगा, यानी कि 18 किलोमीटर की डिस्टेंस तक की हाइट तक फैल जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि हमारा जो शोभ मंडल है वो ध्रुवों पे 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैला हुआ है। इसके साथ साथ हम बात कर लेंगे, ये देखो, ये इमेज आप देख पा रहे हो, बादल। जितने भी प्रकार के आपके बादल बनते हैं जिनसे वर्षा होती है, वो वाले बादल। तो बादल हो गया, जितनी भी आपकी घटनाएं हैं वो सारी की सारी इसी में होंगी। हम आगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। नेक्स्ट जो लेयर है वो है आपकी समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। इसकी हाइट की हम बात करें तो ये लगभग लगभग 15 से 50 किलोमीटर की हाइट तक फैली है, ठीक है। एवरेज हमने इसकी निकाली 15 किलोमीटर, शोभ मंडल की जो एवरेज है
है ना, वो 15 किलोमीटर। और 15 से 50 किलोमीटर की हाइट तक आपका कौन सा लेयर फैला हुआ है? आपकी लेयर फैली हुई है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपकी जो जेट स्ट्रीम होती है, या सॉरी जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, जेट स्ट्रीम नहीं, जेट एयरक्राफ्ट, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिनको लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है, वो वाले आपके जो जहाज हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं। अगला है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल की जो हाइट रहेगी वो 50 से 80 किलोमीटर की रहेगी, यानी कि मोटाई 30 किलोमीटर की मोटाई रहेगी इसकी। और मध्य मंडल से ऊपर हम जब जाएंगे तो आपका आता है ताप मंडल, और ताप मंडल को बोलते हैं थर्मोस्फेयर। इसकी मोटाई की मैं बात करूं, इसकी हाइट की मैं बात करूं, तो ये रह जाएगी 85 से 600 किलोमीटर। ये सॉरी, ये 80 से 600 या फिर 85 से 80 भी रह सकता है, इसको हम 80 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 80 से 600 किलोमीटर की डिस्टेंस तक हमारा फैला हुआ है समताप मंडल। और समताप मंडल के ऊपर सबसे ऊपर की जो लेयर है आपकी, जिसके बाद हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे, स्पेस में चले जाएंगे, तो वो है आपकी बाह्य मंडल, जिसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर की जो मोटाई है वो लगभग लगभग 600 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की है भाई। तो जैसे ही हम एक्सोस्फेयर को क्रॉस करेंगे, तो एक्सोस्फेयर को क्रॉस करने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे स्पेस के अंदर। और स्पेस में जाने के लिए जो आपकी एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अगर आप ऊपर की तरफ मूव करते हो तो इस स्पीड में आप अंतरिक्ष में जा सकते हो। अगर आपकी स्पीड इससे कम रहेगी तो आप हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है पृथ्वी की वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, आप ऊपर की तरफ जा नहीं पाएंगे। तो उस ग्रेविटी को फेल करने के लिए आपको कम से कम जो स्पीड चाहिए वो कितनी होती है? वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। इस स्पीड से जब आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आप स्पेस में चले जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं हम एक एक लेयर को अच्छे से। शोभ मंडल को भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप इनकी सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे। सबसे नीचे वाली शोभ मंडल, उससे ऊपर समताप मंडल, उससे ऊपर मध्य मंडल, फोर्थ नंबर पे ताप मंडल, इसको आयन मंडल भी बोलते हैं। और सबसे ऊपर जो है वो है बाह्य मंडल। इनकी मोटाई, इनकी ऊंचाई जरूर याद रखेंगे। ये 8 से 18 किलोमीटर तक है। ये 15 से 50, ऊपर वाली 50 से 80 85 तक, ये फिर 80 85 से 600 किलोमीटर तक। और जो लास्ट वाली है बाह्य मंडल, ये 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं शोभ मंडल को। तो जो शोभ मंडल है यह सबसे नीचे की परत है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके अन्य नाम हैं, इसके दो अदर नेम हैं, वो जरूर याद रखने हैं। इसको हम संवहन मंडल भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ हम इसको अधो मंडल भी बोलते हैं। तो हो सकता है कि आपसे इसका निकनेम ही पूछ लिया जाए कि शोभ मंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। इसको संवहन मंडल भी बोलते हैं और इसको अधो मंडल भी बोलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि यह भूमध्य रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर फैली होती है, जबकि ध्रुवों पे ये 8 किलोमीटर फैली हुई थी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वी ध्रुवों पे जो टेम्परेचर है कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हवा जो है आपकी कंसाइज हो जाएगी। और जो क्षोभ मंडल है वो ध्रुवों पे 8 और भूमध्य रेखा पे 16 से 18 किलोमीटर तक की हाइट पे तक फैल जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जितने भी आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं जैसे कि बादल का बनना, बारिश का आना, आंधियों का चलना, तूफान का आना, है ना, ओले गिरना, ये सारी की सारी जितनी भी आपकी घटनाएं घटती हैं ये सारी शोभ मंडल में घटेंगी भाई। शोभ मंडल के अंदर ही ये सारी टेक प्लेस करती हैं। अगला जो पॉइंट है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या रहेगा? वो ये रहेगा कि जैसे जैसे हम हमारे शोभ मंडल में ऊंचाइयों पर जाते हैं, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है शोभ मंडल के अंदर, वैसे वैसे हमारा जो तापमान है वो कम होता चला जाएगा। हाइट बढ़ेगी, तापमान कम होता जाएगा। और ये जो तापमान घट रहा है, हाइट बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर है। ये क्या होता है कि जैसे ही हम 1 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच जाते हैं, हमारा लगभग लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान गिर जाता है। 1 किलोमीटर की हाइट पे क्षोभ मंडल के अंदर हमारा जो तापमान है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। और ये जो पर्टिकुलर वे में हो रहा है, इस ये जो घटित हो रही है घटना, इस घटना को बोलते हैं सामान्य ताप हाश या सामान्य ताप पतन। तो अगर आपसे पूछ ले कि सामान्य ताप पतन या सामान्य ताप हाश क्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जब क्षोभ मंडल के अंदर, जब क्षोभ मंडल में हम
1 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो हमारा तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। और यही तापमान की गिरावट क्या कहलाती है? सामान्य तापमान ह्रास कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जो गैसें हैं वो सघन अवस्था में पाई जाती हैं। सघन अवस्था में कि बहुत कंसाइज। तो जो क्षोभ मंडल है पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक का हमारा एटमॉस्फेयर है। तो जितनी भी हमारी गैसें हैं पृथ्वी के पास में ही मिलेंगी हमें। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जो मोस्टली गैसें हैं वो ज्यादातर कहाँ पे मिलेंगी? हमें क्षोभ मंडल के अंदर मिलेंगी। तो ज्यादातर मिलेंगे तो क्या होगा? गैसें सघन अवस्था में मिल जाएंगी हमें। ठीक है। और घरेलू विमान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, यानी कि वो हवाई जहाज, वो सारे के सारे एरोप्लेन जिनको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो वो सारे के सारे किस में रहेंगे? वो क्षोभ मंडल में उड़ेंगे। यानी कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी नहीं है तो वो ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते, वो कम हाइट पे उड़ेंगे। और कम हाइट पे उड़ेंगे तो क्षोभ मंडल में उड़ेंगे। ओके, तो ये थी कुछ खास बातें क्षोभ मंडल की। अब जैसे ही हम क्षोभ मंडल की ऊपरी लेयर पे, यानी कि जो क्षोभ मंडल है वो खत्म होने वाला है, और खत्म होने से पहले की जो लेयर है आपकी समताप मंडल में जाने से पहले, तो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में एक पतली सी लेयर है जिसको बोला जाता है शोभ आवरण या फिर शोभ सीमा। ठीक है। और ये जो शोभ सीमा है ट्रोपोपोज, इसकी जो ऊंचाई है, जो मोटाई है वो एक से, सॉरी ऊंचाई नहीं बोलेंगे, इसकी मोटाई, इसकी जो मोटाई है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की है। ठीक है। हमारा शोभ मंडल खत्म होता है और शोभ सीमा शुरू हो जाती है। ये अलग मंडल नहीं है, ये शोभ मंडल की ऊपरी लेयर है बस। ठीक है। और ये लेयर होती है लगभग लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की, इतनी मोटी होती है ये। खास बात क्या है इसकी? इसकी खास बात ये होती है कि शोभ सीमा पर हमारा जो तापमान है वो अगर हम भूमध्य रेखा के आसपास में देखेंगे तो वो -80 डिग्री तक गिर चुका होता है। ठीक है। और वही अगर हम बात करते हैं शोभ सीमा में तापमान की ध्रुवों के आसपास, तो ये होता है -45 डिग्री तक। अभी -40 और -45, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे जो शोभ सीमा है वो लगभग लगभग 8 किलोमीटर की हाइट पे है। और यहाँ पे जो शोभ सीमा आपकी क्रिएट हो रही है ये वाली, है ना, वो लगभग लगभग 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो हमने बात की थी सामान्य ताप ह्रास की, सामान्य ताप पतन की। उसमें क्या हो रहा था? जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ रहे थे हमारा तापमान गिर रहा था। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो तापमान ज्यादा गिर जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो तापमान कम गिरेगा। यानी कि यहाँ पे -80, काफी कम चला गया है तापमान। ठीक है। आगे हम चलते हैं। ये जो शोभ सीमा होती है, शोभ आवरण होता है, इस शोभ सीमा के अंदर आपकी जेट स्ट्रीम चलती हैं, बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं, ठंडी हवाएं होती हैं। और इनकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। कई बार दिशा पूछ ली जाती है कि जो जेट स्ट्रीम चलती हैं आपकी, इनकी दिशा किस तरफ होती है? तो जेट स्ट्रीम चलती हैं आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है। मौसम परिवर्तन के समय होती हैं ये। इनकी हाइट कितनी हो जाती है? लाइक ये 15 से 16 किलोमीटर की हाइट पे चलती हैं। और इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 340 से 380 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटे में ये जो हवाएं हैं 340 से 380 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होती है ट्रैवल कर चुकी होती हैं। बहुत तेज हवाएं चलती हैं ये, जिनको जेट स्ट्रीम बोला जाता है। और उनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो पश्चिम से पूर्व रहेगी। तो क्षोभ मंडल आपका कंप्लीट होता है। हम बात करते हैं अब समताप मंडल की। समताप मंडल को हम देख लेते हैं। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर की स्थित है, यानी कि सेकंड नंबर की लेयर है आपकी पृथ्वी से। ठीक है। इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 18 से 50 किलोमीटर तक रहेगी। ऑलरेडी डिस्कस है, हम जानते हैं। ओके। इस पर जो खास बात है इसकी, समताप मंडल को जो खास बनाती है वो क्या है? इसके अंदर किसी भी प्रकार की मौसमी घटना का ना होना। यानी कि आपके बादल नहीं बनते, ना आंधियां चलती हैं, ना तूफान आते हैं, ना बारिश होती है, ना ही आपकी क्या होती है, ना ही आपकी ओलावृष्टि होती है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आपका जो समताप मंडल है हवाई जहाजों के उड़ने के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट मंडल होता है भाई। हवाई जहाज को क्या चाहिए? एकदम साफ मौसम, ना तेज हवाएं चल रही हैं, ना बादल हैं, एकदम से खाली हाईवे है उसके लिए। तो ठीक है ना। तो हवाई जहाजों के लिए, हवाई जहाजों के उड़ने के लिए जो बेस्ट मंडल है वो कौन सा है? समताप मंडल। लेकिन जो कम डिस्टेंस की होती हैं वो तो मध्यम, सॉरी, वो आपकी क्षोभ मंडल में उड़ लेती हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो आपकी ज़्यादा डिस्टेंस
जिनको कवर करनी होती है, ठीक है, इंडिया से उड़ करके आपको दुबई जाना है, आपको अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, ठीक है, या फिर अदर कंट्रीज में जो डिस्टेंस पे पड़ती हैं, तो वो सारी की सारी समताप मंडल में उड़ेंगी। इसके साथ साथ वो प्लेन जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, सुपरसोनिक जो विमान होते हैं, वो भी सारे के सारे समताप मंडल में आपके उड़ते हैं। अगली हम बात करते हैं, इस समताप मंडल के अंदर एक अलग सी लेयर पाई जाती है। समताप मंडल के अंदर एक अलग लेयर है, एक बार देख लो इसमें, देखिए देखिए, ये जो समताप मंडल है, इसी समताप मंडल के अंदर आपको ये जो थोड़ी सी लाइट वाली दिखाई दे रही है ना, एक लेयर, इस लेयर को बोला जाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर समताप मंडल के बीच में ही है। तो ये जो ओजोन लेयर है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है भाई। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है और या फिर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। मेन क्या है कि ये सूर्य से आने वाली यूवी रेज को पृथ्वी तक नहीं आने देती। एक लेयर बनी है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का खास काम क्या है जो उसको खास बनाता है? वो यही है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इन केस अगर ये पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी को टच करती हैं, डायरेक्ट पृथ्वी की सतह तक आ जाती हैं, तो पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतुओं में, आप में, हम में, सब में बहुत सारी बीमारियां, कैंसर जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये जो ओजोन लेयर है हमें इन सब बीमारियों से बचाती है। बात करें इसकी मोटाई की, तो इसकी मोटाई 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक की, यानी कि 20 किलोमीटर की इसकी मोटाई है। और इसकी हाइट क्या है? 15 से 35 किलोमीटर की। अगली जो है, इस परत के अंदर, ओजोन लेयर के अंदर हमारा जो तापमान है वो हाइट के साथ साथ बढ़ता रहता है। क्षोभ मंडल में क्या हो रहा था? हम हाइट बढ़ रही थी, हमारी ऊंचाई बढ़ रही थी, तापमान कम हो रहा था। समताप मंडल के अंदर ओजोन की जब आप बात करते हैं तो जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, अभी ये जो ओजोन लेयर है, इस ओजोन लेयर को कुछ गैसें हैं जो खत्म कर रही हैं, इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं। और उसमें जो मेजर गैस है जो सबसे ज़्यादा घातक है वो कौन सी है? CFC, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये गैस निकलती है मेजर तरीके से आपकी AC, रेफ्रिजरेटर एंड गाड़ियों से। गाड़ियों का जो धुआं होता है उसमें भी थोड़ा बहुत क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसके साथ साथ जो AC की गैस होती है, आपकी रेफ्रिजरेटर से गैस होती है, ये जो गैसें होती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती हैं। और ये जब हाइट पे चली जाती हैं तो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, ओजोन लेयर को ख़त्म करने का काम करती हैं। अब सपोज करो अगर ओजोन लेयर ख़त्म होगी, है ना, तो अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी तो सूर्य से आने वाली जितनी भी यूवी रेज हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगी। और डायरेक्ट अगर पृथ्वी पे आएंगी तो आप सब हम तो मर ही जाएंगे ना। तो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अभी इसी ओजोन लेयर को बचाने के लिए क्या किया गया था? 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जारी किया गया, ठीक है। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था? ओजोन गैस को बचाने के लिए। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन लेयर से है। कब इसको लागू किया था? 1987 में। दिनांक क्या थी? 16 सितंबर। क्योंकि 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन 1987 के साल में हमने क्या किया था? एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जारी किया था, जिसके अंदर डिसीजन लिया गया था कि सभी देश उन उत्पादों पे नियंत्रण करेंगे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को उत्सर्जित करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उस पे कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया गया था। ओके, जब ये प्रोटोकॉल जारी किया गया तो इसके ऊपर 46 कंट्रीज ने अपने साइन दिए थे, यानी कि 40 देश शामिल हुए थे। इंटरनेशनल मुद्दा है भाई ये, है ना, किसी एक देश का तो है नहीं। ओजोन लेयर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को तो नहीं सेव कर रही ना, वो तो पूरे पृथ्वी को कर रही है, पूरे अर्थ को कर रही है। तो इसीलिए ये एक वर्ल्ड वाइड था। और शुरुआत में 46 कंट्री ने इस पे हस्ताक्षर किए थे, उसके बाद सभी देश इसमें शामिल हो गए थे, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, वो ये था कि ओजोन जो हमारी परत है उसके अंदर एक होल देखा गया है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां से ओजोन लेयर बिल्कुल खत्म हो गई थी। वो क्षेत्र कौन सा था आपका? अंटार्कटिका। हमारा जो महाद्वीप है
साउथ पोल के पास में, ठीक है। तो साउथ पोल पे जो हमारा अंटार्कटिका है, साउथ पोल के अगर हम देखते हैं तो वहां का जो क्षेत्र है वहां पे एक होल हो गया है ओजोन लेयर के अंदर, जो धीरे धीरे हील हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ही आपका समताप मंडल खत्म होता है तो उसके ऊपर की जो अपर लेयर है उसको बोलते हैं संताप विराम, स्ट्रेटोपोज, ठीक है। स्ट्रेटोपोज, जैसे आपकी शोभ सीमा थी वैसे ही आपकी क्या है, संताप विराम है, जिसको स्ट्रेटोपोज बोलेंगे। दो लेयर आपकी कंप्लीट हो गई है, सबसे पहली आपकी शोभ मंडल और दूसरी समताप मंडल। चलिए हम बात करते हैं अब तीसरी की। तीसरी जो है आपकी, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। बीच में है भाई, दो नीचे दो ऊपर, तो बीच वाली मध्य, बीच वे है ना, मध्य। तो मध्य मंडल मेसोस्फीयर इसको बोलते हैं। इसकी खास बात क्या है, यह तीसरी परत है और इसकी जो ऊंचाई है वो 50 से 80-85 किलोमीटर तक फैली हुई है। ऑलरेडी डिस्कस है ये चीज। ओके, जो इंपॉर्टेंट चीज है इसकी वो क्या है, आसमान से, हमारे अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड, आकाशीय पिंड जो पृथ्वी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो जैसे जैसे भी आकाशीय पिंड पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं और वो जैसे ही आपके मध्य मंडल तक पहुंचते हैं, तो मध्य मंडल में आने के बाद एक फ्रिक्शन जो आपका फोर्स होता है, घर्षण जो बल होता है, उसकी वजह से उन उल्का पिंडों में आग लग जाती है, ठीक है। टूटता तारा देखा है ना, तो वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो एक्चुअल में उल्का पिंड होते हैं जिनके अंदर आग लग गई है, ठीक है। तो वही आग लगा हुआ उल्का पिंड हमें एक टूटते तारे के रूप में दिखाई देता है। तो घर्षण के कारण इनके अंदर आग लग जाती है मध्य मंडल के अंदर ही। एक और खास बात यह है कि ये जो मध्य मंडल है इसका तापमान सभी मंडलों में सबसे कम होता है। इसका जो तापमान है वो -90 से -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है भाई। और ये जो तापमान है ये हमारे वायुमंडल की 5 परतों में सबसे कम तापमान वाली है ये। यानी कि जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल का तापमान सभी मंडलों में कम है, बाकी किसी भी मंडल का तापमान इतना कम नहीं है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है वायुमंडल का, तो मध्य मंडल हो जाएगा, ठीक है। कौन सी परत हो जाएगी, मध्य मंडल की परत हो जाएगी। इसके साथ साथ इस परत के अंदर नोक्टिलुसेंट बादल बनते हैं, जिनको मुलाब बादल भी कहा जाता है। नोक्टिलुसेंट बादल को क्या बोलते हैं, मुलाब बादल। क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडल की किस परत के अंदर आपके नोक्टिलुसेंट बादल बनते हैं, मुलाब बादल बनते हैं, तो वो बनते हैं आपके मध्य मंडल में। अब होते क्या है ये मुलाब बादल, देखो गर्मियों के समय में आपने देखा होगा बिल्कुल सफेद सफेद से बादल, मतलब चमकदार बादल। एक तो होते हैं कॉटन के जैसे और एक होते हैं कैसे, मतलब बिल्कुल चमकीले से बादल होते हैं। तो होता क्या है कि हमारे गर्मियों के समय में वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वाटर वेपर्स हल्के होने के कारण हाइट पर चले जाते हैं, मध्य मंडल में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही मध्य मंडल में जाते हैं तो मध्य मंडल में हमने टेम्परेचर बताया सबसे कम -90 टू -100 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर है। तो वो जो हमारे वेपर थे मध्य मंडल में पहुंचे हुए, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बर्फ में कन्वर्ट होने के कारण वो क्या करेंगे, हमारे जो ये उल्का पिंड टूट के बिखर रहे थे, जो राख बन रहे थे, जो जो राख होती है ना, उल्का पिंड टूटे, उल्का पिंड जल रहा है, राख तो छोड़ रहा है ना पीछे, कुछ ना कुछ तो अवशेष छोड़ रहा है, धूल मिट्टी राख। तो वो हमारे मध्य मंडल में जम जाती है और मध्य मंडल में ही हमारी जो बर्फ है, बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उन्हीं के साथ में एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं, राख धूल मिट्टी के साथ मिलकर के एक लेयर इकट्ठा कर लेते हैं। और उस लेयर पे जब आपका रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो एक बादल की तरह, चमकदार बादल की तरह हमें दिखाई देती है। और वही जो परत है, वही परत क्या कहलाएगी आपकी, नोक्टिलुसेंट बादल कहलाएगी, मुलाब बादल कहलाएगी। देखो कैसे दिखते हैं वो, कुछ इस प्रकार के चमकदार से, गर्मियों के समय में बनते हैं क्योंकि गर्मियों के समय में वेपराइजेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और ये आपको जो दिखने की जो स्थिति है आपकी, सॉरी, मुलाब बादल ना दिन में नहीं दिखते, मुलाब बादल दिखते हैं सूर्य निकलने से पहले और सूर्य निकलने के बाद। ये पॉइंट रह गया था, मैंने आपको थोड़ा सा हो गया है उसको याद, थोड़ा सा करेक्शन में ले लेंगे कि जो मुलाब बादल होते हैं ये दिखते कब हैं, मुलाब बादल गर्मियों के समय में दिखते हैं, लेकिन ये सूर्य निकलने से पहले और सूर्य निकलने के बाद दिखाई देते हैं।
यानी कि आधी रात में भी नहीं दिखाई देंगे आपको। कब का समय होगा ये, सूर्य निकलने वाला है तो उस समय दिखाई देंगे, और सूर्य छिप गया है तो छिपने के बाद का जो कुछ समय होता है उस समय दिखाई देते हैं। क्या स्थिति होती है आपकी सूर्य की, लाइक सूर्य निकलने वाला है या फिर सूर्य छिपने वाला है, तो ये जो आपके मुलाब बादल हैं इन पे रिफ्लेक्शन बनता है आपका, ठीक है, तब ये बादल आपको दिखाई देते हैं, जिनको मुलाब बादल या फिर नोक्टिलूसेंट बादल कहा जाता है। थोड़ा सा करेक्शन में ले लेंगे कि मुलाब बादल दिन के समय में नहीं दिखाई देते, मुलाब बादल आपके दिखाई देते हैं सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले, ठीक है। बनते क्यों हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जिसको आयन मंडल भी कहा जाता है। हाइट कितनी है, 80 से 400 किलोमीटर तक ये ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस परत के अंदर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। आपके विद्युत आवेशित कण इसमें मिलते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, आय आयन मंडल कहते हैं। ओके, रेडियो की तरंगों का परावर्तन इसी परत में होता है। क्यों, क्योंकि हमारे जितने भी आर्टिफिशियल जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो हम सारे के सारे इसी मंडल में छोड़ते हैं भाई, ठीक है। जितने भी कृत्रिम लोगों के द्वारा तैयार किए गए उपग्रह हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है, वेव्स जो प्राप्त होती है ना, हमारी तरंगे जो प्राप्त होती हैं रेडियो की, वो सारी की सारी हमें यहीं से प्राप्त होती हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी अंतरिक्ष यान, जीपीएस और कृत्रिम उपग्रह हैं वो इसी परत में छोड़े जाते हैं। इसी परत के अंदर आपको ऑरोरा दिखाई देते हैं भाई। ऑरोरा, ऑरोरा क्या होता है, सूर्य ज्वाला, है ना। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको जब हमने सन की बात की थी सोलर सिस्टम में। तो ऑरोरा क्या होता है हम बात कर चुके हैं। ऑरोरा दो प्रकार का होता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस। जब उत्तरी ध्रुव के ऊपर हमें सूर्य ज्वाला दिखाई देती है तो उसको ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं, और जब दक्षिणी ध्रुव पे हमें सूर्य ज्वाला दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस की जो घटना है वो क्यों घटती है और वो होती कैसे, एक बार थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। और ये आयंस कैसे क्रिएट होते हैं इसको भी देखो भाई। पृथ्वी से ऊपर क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर से कुछ गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी हवा में, है ना। और सूर्य से आने वाली एक्सरे और गामा किरणें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के गैस के साथ में मिलकर के आयनीकरण करते हैं। आयनीकरण में होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे। अब इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं इसलिए वो स्पेस में चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन आयन के मंडल के अंदर एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं प्रोटॉन की। अब सूर्य से जो ज्वाला उछट के आ रही थी, वो ज्वाला जब इनसे टकराती है, इस परत से टकराती है, तो एक ग्रीन कलर की लाइट उत्सर्जित होती है। मतलब एक आतिशबाजी की जैसे ना, जैसे क्रैकर्स फटते हैं आपके जलते हैं, ग्रीन कलर की लाइट उत्सर्जित करते हैं, तो उसी को हम ऑरोरा बोलते हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव पे दिखाई देता है, ऑरोरा बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देता है। सौर ज्वाला होती है और कुछ नहीं है। ओके, इसी के अंदर DEFG परत पाई जाती हैं। DEFG लेयर्स डायरेक्ट याद रख लेना आप। DEFG लेयर्स किस परत में हमें देखने को मिलती हैं, तो वो हमें थर्मोस्फेयर में। देखो भाई क्या है, सबसे पहले ये पृथ्वी थी आपकी, है ना, इसके ऊपर सबसे पहली परत क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर आपकी कौन सी थी, मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर आपकी ये आयन मंडल। तो A B C D तक तो डी हमने यहाँ पे शुरू किया ना, तो डी से हम शुरू कर रहे हैं, और DEFG ये चार परतें आपको थर्मोस्फेयर में ही देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगली हम बात कर लेते हैं, देख लो एक बार कि ये इस प्रकार की लाइट उत्सर्जित होती है ऑरोरा जब बनता है आपका, है ना। ये लाइट उत्सर्जित होती है और ये मोस्टली हमें कहाँ दिखाई देती है, ध्रुवों पे, या तो आपको उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देगी या फिर दक्षिणी ध्रुव पे दिखाई देगी। अगली हम लास्ट बात करते हैं बहिर्मंडल की, जिसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं, बाह्य मंडल भी जिसको कहा जाता है। बाह्य मंडल हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहर की परत है, सबसे ऊपर की परत है, जिसकी ऊंचाई 600 से 10,000 किलोमीटर तक है। 10,000 किलोमीटर के बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे, स्पेस में पहुंच जाएंगे भाई। ओके, इसमें मुख्यतः
हाइड्रोजन और हीलियम गैसें देखने को मिलती हैं। अंतरिक्ष के अंदर हमें जो मेजर तरीके से गैस मिलती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम ही गैस देखने को मिलती है। हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन की वजह से ही नाभिक संलयन होता है, जिसकी वजह से आपके तारे बनते हैं। सूर्य भी एक तारा है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनके बारे में, है ना। ओके, यह परत धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, यानी कि इस लेयर के बाद में हम कहाँ चले जाएंगे? इस लेयर के बाद में हम सीधा स्पेस में पहुंच जाएंगे। तो ये था कुछ इस तरीके से, है ना, ये पृथ्वी, और इसके बाद हम स्पेस में चले जाएंगे। तो ये थे आपकी 5 परत, और इन पांचों परतों के बारे में हम ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी। थैंक यू। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।